हेलो, आपका स्वागत है केमिकल बीटी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कूलिंग टावर के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम कूलिंग टावर का यूज कहाँ करते हैं। हम कूलिंग टावर का यूज थर्मल पावर प्लांट्स, ऑयल एंड रिफाइनरी प्लांट्स, गैस प्लांट्स और हॉस्पिटल्स के साथ साथ हम इसका यूज डाटा सेंटर्स में करते हैं, बर्फ़ को बनाने में करते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में भी कूलिंग टावर्स का यूज किया जाता है। एयर कंडीशनिंग जहाँ बड़ी लेवल पे देनी होती है वहाँ पर भी इनका यूज किया जाता है। बट इनके टाइप्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग दिए जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा कूलिंग टावर हमें देना है और कहाँ पर किससे क्या वर्क कराना है। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट हुए, ऑयल एंड रिफाइनरी प्लांट हुए, फर्टिलाइजर्स प्लांट हुए, पेपर प्लांट्स हुए, इनमें हमें कूलिंग टावर लार्ज स्केल पर लार्ज साइज़ के होते हैं, क्योंकि इनमें हमें लार्ज फ्लो की आवश्यकता होती है। आप पहले इस फिगर को देखिए। इसमें कूलिंग टावर इस टाइप्स की एक स्ट्रक्चर होती है। इसमें हम हॉट वाटर को कूल करते हैं। हॉट वाटर ऊपर से देते हैं, यहाँ से हॉट वाटर जाता है ऊपर से डेक, ये देखिए डेक के थ्रू यहाँ पे हॉट वाटर जाएगा ऊपर से। और और बॉटम से हमें कोल्ड वाटर मिलेगा। ये यहाँ से ये कोल्ड वाटर देखिए, कूल वाटर लिखा है। बॉटम से हमें कूल वाटर मिल जाएगा। यहाँ से होते हुए ये टावर के बेसिन से यहाँ पे एक स्क्रीन लगी रहती है। ये देखिए स्क्रीन लगी, इसका काम रहता है फ़िल्टर्ड करना पानी में। अगर कोई इम्प्योरिटी है तो उसको रिमूव कर देता है। स्क्रीन टाइप्स की रहती है जाली। और आगे हमें, क्योंकि जिससे पंप जो हम ये देखिए यहाँ पे पंप लगा है, ये देखिए पंप जो लम ना हो, इसमें इसे प्रॉपर सक्शन मिलता रहे। जैसे पंप में स्टेनर का जो काम होता है वही काम यहाँ पर स्क्रीनिंग का भी रहता है, कि पानी से कोई इम्प्योरिटी ऐसी ना जाए जो हमारे पंप्स में प्रॉब्लम करे, या पंप हमारा कैविटेट हो जाए, या पंप में का लोड फ्लक्चुएट हो जाए। तब वाई वी यूज कूलिंग टावर, कि हम कूलिंग टावर का यूज क्यों करते हैं। कूलिंग टावर का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें प्रोसेस फ्लूइड का टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता है। किसके, जैसे जो हमारी प्रोसेस चल रही है केमिकल प्लांट की बात करें तो प्रोसेस फ्लूइड की जो टेम्परेचर है, प्रोसेस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना रहता है। क्यों मेंटेन करना रहता है? क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होने पर हमारे जो वेसल होंगे या हमारी पाइपलाइंस होंगी वो डैमेज कर सकती हैं। जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसको सेफ मेंटेन करना रहता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो मटेरियल्स होते हैं वो एक्सपेंस उनमें एक्सपेंसन होने लगेगा, या हो सकता है थर्मल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो वो डैमेज कर जाएं, लीकेज प्रॉब्लम हो जाए। अगर ट्यूब्स हैं उनमें उनको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ट्यूब्स हमारी डैमेज कर जाएंगी, तो सेल साइड और ट्यूब साइड वाला फ्लूइड आपस में मिक्स होने लगेंगे, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। मेनली हमारा यही रहता है कि इक्विपमेंट कोई हमारा डैमेज ना हो,
सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्लांट में इम्पॉर्टेंट रहती है, चाहे वह हमारी खुद की सेफ्टी हो या हमारे इक्विपमेंट्स की सेफ्टी हो। साथ ही साथ एनर्जी एनर्जी पर हम देखते हैं कि अगर हम प्रोसेस फ्लूइड के टेम्परेचर को कूल रख के नहीं चलेंगे, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर मेंटेन करके नहीं चलेंगे, जितना सफिशेंट उसके लिए टेम्परेचर चाहिए उस पर अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर लेकर नहीं चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी का हमारा यूज हो जाएगा, तो हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगा प्लांट का। साथ ही साथ कूलिंग टावर क्या करते हैं, हम जो कूलिंग वाटर का यूज करते हैं प्रोसेस फ्लूइड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो कूलिंग वाटर हमारा कूलिंग टावर क्या करता है, उस वाटर को कूल करता है, जिससे हम उसे पुनः रीयूज कर लेते हैं और ये एक साइकिल के अकॉर्डिंग ये चलता रहता है कि हमने क्या क्या रह साइकिल के अकॉर्डिंग कैसे चलता रहता है। कूलिंग टावर से पानी गया, प्रोसेस फ्लूइड के टेम्परेचर को कम किया, फिर अपने आप खुद हीटअप हुआ, हीट होकर आया, फिर कूलिंग टावर के ऊपर से गया, नीचे आते आते फिर ठंडा होगा, फिर चला जाएगा हमारे प्लांट में। ऐसे ये एक साइकिल चलती रहेगी। बट क्या होगा, इस साइकिल के ड्यूरिंग पीरियड कुछ हमारा वाटर लॉस भी होगा। वो अलग अलग लॉस हो सकते हैं, जैसे ड्रिफ्ट लॉस हो सकता है, इवेपोरेशन लॉस हो सकता है, या कोई लीकेज के थ्रू हो सकता है, ब्लो डाउन लॉस हो सकता है, ब्लो डाउन लॉस हो सकता है, या आईबीडी लॉस हो सकता है। इस प्रकार से हमारे लॉसेस भी वाटर के हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना ये सारे लॉस होते हैं इनको कैलकुलेट करके और अलग से हम मेकअप वाटर देते हैं, जिससे हमारा फ्लो जो है वो मेंटेन रहे, फ्लो पर हमारे कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए। अगर हमारा प्लांट में अगर हमारा प्लांट में मान लिया हमने 18,000 टोटल 18,000 मीटर क्यूब पर आवर फ्लो जा रहा है, अमोनिया प्लांट या यूरिया प्लांट, तो अगर हमारा 18,000 मीटर क्यूब पर आवर फ्लो यूरिया अमोनिया प्लांट जा रहा है और ये आके दोबारा कूलिंग टावर्स की सेल्स के थ्रू कूल हो रहा है, और इसमें आईबीडी या सीबीडी या इवेपोरेशन या ड्रिफ्ट के द्वारा लॉस हो जा रहा है वाटर का, वो जो लॉस होगा, मतलब हमने माना अगर 300 मीटर क्यूब लॉस हो गया हमारा पर आवर में, तो ये जो लॉस हुआ है इसका मेकअप हम कहाँ से करेंगे, मेकअप वाटर के थ्रू एक्सटर्नल हम वाटर ऐड करते रहेंगे, जिससे हमारा ये जो फ्लो है प्रोसेस, ये जो कूलिंग टावर से जा रहा है ये कांस्टेंट बना रहे। वाई वी यूज कूलिंग टावर, मेंटेन सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कि हमारी प्रोसेस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे बने रहे, उससे ज़्यादा ना जाए, जिस प्रिवेंट इक्विपमेंट डैमेज एंड फेलियर, थर्मल स्ट्रेस के कारण हमारे इक्विपमेंट डैमेज ना हो। मोस्टली अगर ट्यूब डैमेज हो जाती हैं हीट एक्सचेंजर्स की, या पाइपलाइन भी डैमेज कर जाते हैं कभी कभी हाई टेम्परेचर लाइंस के, अगर हम, क्योंकि उनमें मटेरियल में एक्सपेंशन होने लगता है ज़्यादा, तो धीरे धीरे इनहेंसिंग सेफ्टी, हम सेफ्टी प्रोविज़न को बढ़ाते हैं कि जिससे हमारा प्रोसेस जो है वो सेफ चले, जिससे हमारा प्रोसेस अगर सेफ रहेगा तो प्लांट स्मूथली रन करेगा और हमारे वेसल्स को, इक्विपमेंट्स को, और हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वाटर कंजर्वेशन एंड रीयूज, वाटर का हम दोबारा यूज कर लेते हैं रिसाइकिल मैनर में, और इस प्रकार हमारा वाटर कंजर्व बना रहता है। कूलिंग टावर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली ये रहता है, वाई वी यूज कूलिंग टावर और वाई वी गिव कूलिंग वाटर इन ट्यूब साइड। हम कूलिंग
आप प्लांट्स में देखेंगे कि हम जो कूलिंग वाटर देते हैं वो मोस्टली ट्यूब साइड ही देते हैं। तो वो ट्यूब साइड क्यों देते हैं? देखिए, 2-3 पॉइंट्स मेन रहते हैं। ट्यूब्स की जो क्लीनिंग होती है वो ईजी रहती है। हम ट्यूब्स की क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजेटिंग। हाइड्रोजेटिंग एक के द्वारा हम ट्यूब की क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं। और ट्यूब्स को रिप्लेसमेंट करना भी सेल्स के कंपेयरिंग में आसान है। ट्यूब्स में हाइड्रोजेटिंग कैसे करते हैं? हम हाई प्रेशर से पानी हम ट्यूब्स में देते हैं जिससे ट्यूब्स क्लीन हो जाती हैं। कोरेशियम नेचर का है, फाउलिंग नेचर का है, स्केलिंग नेचर का है, तब भी हम उस फ्लूइड को ट्यूब साइड दे सकते हैं क्योंकि ट्यूब्स का रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाता है। मैनेजमेंट, अगर हमें हाई प्रेशर का फ्लूइड देना है तो वो भी हम ट्यूब साइड ही मोस्टली देते हैं। ट्यूब साइड देने से क्या होता है कि हमारा प्रोसेस का जो ट्यूब्स होती हैं उसकी कॉस्ट कम लगती है कंपेयरिंग टू सेल। अगर हमें मान लिए 160 केजी या 150 केजी के लिए ट्यूब और सेल में से किसी एक को चुनना है तो हम ट्यूब्स को चुनते हैं उस प्रोसेस फ्लूइड को देने के लिए, क्योंकि ट्यूब्स का बंडल में हमें आसानी से अगर डैमेज होगा तो ट्यूब रिप्लेसमेंट कर देंगे। अगर 160 केजी के प्रेशर के कारण अगर बाई चांस हमारा सेल्स से कहीं लीकेज हो गया तो उसको रिप्लेसमेंट करना बहुत टफ रहेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए प्रेशर मैनेजमेंट को भी देखते हुए हम ट्यूब ट्यूब साइड ही प्रेफर करते हैं हाई प्रेशर के लिए। हम ये समझते हैं कूलिंग वाटर हमारा कूल कैसे रहता है, कि कूलिंग वाटर जो है वो कूल कैसे रहता है कूलिंग टावर में, वो कैसे कूल होता है। अब हम समझते हैं। देखिए, यहाँ से ये देखिए हॉट वाटर जो हमारा प्लांट से गया वो रिटर्न होके वापस आया। ये देखिए वापस आ रहा है राइजर के थ्रू। ये पाइपलाइन होती है एक बड़ी सी, राइजर के थ्रू वापस आया। ये देखिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन और फिर नोजल्स लगी होती हैं उनके थ्रू ये हमारा पानी नीचे आएगा यहाँ से इस ड्रॉप्स वाइज या फिल्म वाइज। जैसे ये देखिए पहले हमारा पानी जो प्लांट गया वो हॉट वाटर रिटर्न से राइजर से आया, डिस्ट्रीब्यूशन हेडर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ बैक साइड और फ्रंट साइड, दो साइड से रहती हैं फ्रंट और बैक। बीच में ये एरिया होता है स्पेस ये खाली, इस एरिया को हम बोलते हैं प्लेनम एरिया। प्लेनम एरिया, इसके ऊपर यहाँ पे टॉप पर फैन लगा रहता है। ये देखिए टॉप पर यहाँ पे ये फैन लगा रहता है और ये फैन क्या करता है, हॉट वाटर वेपर को और एयर को निकालता रहता है, सक करता रहता है और ऊपर एटमॉस्फेयर में रिलीज करता रहता है। ये देखिए वार्म एयर आउट विद वाटर वेपर। किसके साथ? विद वाटर वेपर के साथ। वाटर वेपर भी निकलती रहती है यहाँ से, वाटर वेपर। होता क्या है कि हमारा जब रिटर्न हेडर के थ्रू पहले पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर नोजल्स के थ्रू पानी हमारा नीचे आएगा स्प्रे ड्रॉप वाइज या फिल्म वाइज रूप में। बट यहाँ पे ये फिल लगी रहती हैं। फिल दो टाइप की रहती हैं, स्प्लेश टाइप या फिल्म वाइज टाइप। ऊपर यहाँ पे ड्रिप्ट एलिमिनेटर लगे रहते हैं। देखिए ड्रिप्ट एलिमिनेटर का काम होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हों वो एयर के साथ ऊपर ना जाएं। अब होता क्या है कि ये लोअर्स लगे रहते हैं। लोअर्स का काम रहता है ईयर देना। लोअर क्या करती, ईयर को इक्वली फिल पर देती है। किस पर देती है? फिल पे, कि सब फिल्स जो यहाँ पे लगी रहती हैं उस पर ईयर इक्वली सब में जाए। यहाँ से भी ये भी लोअर्स हैं, यहाँ से भी ईयर्स जाती रहती है।
यहाँ से भी ये जाती रहती, लोअर से हैं ये सारे आगे पीछे। यहाँ से कूल एयर गई, ऊपर से पानी जो है वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में आता है। पैकिंग मटेरियल हमारा फिलअप है। इससे क्या होता है, पानी हमारा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स या फिल्म वाइज रूप में बन जाएगा। कूल एयर क्या करेगी, अपनी हीट कूल एयर वाटर से हीट को ले लेगी और एटमॉस्फेयर में ऊपर गर्म होकर खुद चली जाएगी इस एरिया के थ्रू। इसीलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण डेंसिटी कम, जिससे डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऊपर ज़्यादा स्पेस देने से एयर जल्दी जल्दी निकले। एयर को ज़्यादा स्थान की ज़रूरत पड़ती है कि एयर ज़्यादा स्पेस लेता है, एयर आसानी से निकल सके। अब फ़ैन क्या करेगा, जितनी फ़ैन हमारा बहुत तेज मोटर के थ्रू मूव कर रहा होता है, तो फ़ैन क्या करता है, एयर को सक करता रहता है। जितनी एयर सक करेगा उतनी जल्दी हमारा जो वाटर है वो कूल होगा, यानी इफ़िशेंसी जो होगी और टेम्परेचर जो कम होगा हॉट वाटर का वो अच्छा होगा। इसीलिए फ़ैन दिया जाता है। फ़ैन क्या करता है, वार्म एयर को और वाटर वेपर को खींचता रहता है, वार्म एयर को खींचता रहता है। बट क्या होती है, उसके साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स भी आ जाती हैं। फ़ैन क्या करता है, वार्म एयर को खींचता है, पुल आउट करता है, बट उसके साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स भी आती रहती हैं। वाटर्स की ड्रॉपलेट्स को रिमूव करने के लिए हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स लगाते हैं। फिर एक पैकिंग मटेरियल रहता है जो वाटर को हॉट वाटर को फिल्म में या ड्रॉप के फॉर्म में चेंज करता है, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर ये पानी नीचे बेसिन में कलेक्ट हो जाता है, उस टाइप्स में कलेक्ट हो जाता है। फिर एक स्क्रीन जाली लगा देते हैं, जैसे छन्नी से जो छानने का काम होता है वही स्क्रीनिंग का काम होता है। तो पानी साफ पानी हमारा पंप में जाता है, जिससे हमारा पंप स्मूथली रन कर सके और ये पानी पुनः प्लांट में चला जाता है, टू सिस्टम मतलब टू प्लांट। यहाँ से देखिए पानी प्लांट में चला गया और ये पानी यहाँ से प्लांट से आया था, ये प्लांट को जा रहा है और ये प्लांट से आ रहा है। आ रहा है प्लांट से। अब होता क्या है, यहाँ पर एयर ने वाटर से हीट तो ले ली, एयर का टेम्परेचर कम था, उसने हीट ट्रांसफ़र के थ्रू हीट ली, खुद वार्म अप हुई और फैन ने उसे सक आउट करके बाहर निकाल दिया। इवेपोरेटिव कूलिंग क्या होती है, ये एक सरफेस फिनोमिना होती है। जैसे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, जैसे हम पेट्रोल की बात करें, वो अपनी सरफेस से ही अपने खुद की सरफेस से एनर्जी लेके और खुद वेपराइज हो जाता है। आप पेट्रोल को डालिए, देखिए वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर नहीं जाता है, फिर भी वो वेपराइज हो जाता है। क्यों, अपनी वो सरफेस से ही इतनी हीट ले लेता है और इवेपरेट हो जाता है। अब एक चीज़ आपको और जानने की ज़रूरत है, जैसे कोई भी लिक्विड है वो वेपर में कब कन्वर्ट होता है, कोई भी लिक्विड वेपर में तब कन्वर्ट होता है, यहाँ पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना मतलब फेज चेंज होना, फेज चेंज। और किसी भी चीज़ की फेज कब चेंज होगी, जब उसको कौन सी हीट मिले, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कोई वेपर में तब चेंज होता है, अर्थात उसकी फेज तब चेंज होगी जब उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिलेगी। अब होता क्या है, जो हमारा हमने हॉट वाटर ऊपर से दिया है वो क्या करता है, वो रिमेनिंग वाटर से हीट लेके खुद वेपराइज हो जाता है, जिससे क्या होता है, रिमेनिंग वाटर जो है वो कूल हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इवेपोरेट होगा तो उसको एनर्जी की नीड होगी, वह एनर्जी जो है वह अपने ही रिमेनिंग वाटर से ले लेगा, अपने ही रिमेनिंग हॉट वाटर से ले लेगा,
जिससे क्या होगा, जो रिमेनिंग वाला हार्ड वाटर है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए जो आप कूलिंग टावर के टॉप पर देखते हैं, ये देखिए जो फ़ैन है, इसीलिए हमने आपको बताया फ़ैन जो है वो एयर को तो खींच ले ही रहा है, सक आउट कर ही रहा है, पुल आउट करके बाहर निकाल ही रहा है, बट साथ ही साथ कुछ मात्रा में वाटर वेपर्स भी जाती रहती हैं, जो जो आपको विजुअल भी, जो विजुअल होती हैं वो आप आँख से उनको देख भी सकते हैं। इवेपोरेटिव कूलिंग क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। When water evaporates, it changes from liquid to a vapor, requiring energy latent heat of vaporization। हमने आपको बताया कि जब वाटर इवेपोरेट्स होगा, लिक्विड से वेपर फेज में जाएगा, तब उसे एक एनर्जी की आवश्यकता होगी। वह एनर्जी कौन सी होती है? लेटेंट हीट होती है, अब वेपराइजेशन होती है। अब जब वह वेपराइज हो रहा है, तब वह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो ले रहा है वो कहाँ से लेगा? रिमेनिंग वाटर से लेगा। इसलिए क्या होगा, जो रिमेनिंग वाटर होगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो हॉट वाटर होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। एयर के टेम्परेचर से भी हीट ट्रांसफ़र के कारण कम होता है, और इवेपोरेटिव कूलिंग के द्वारा भी हमारा कूलिंग जो हॉट वाटर होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। किसके द्वारा? एयर के द्वारा हॉट वाटर का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि एयर का टेम्परेचर कम रहता है। दूसरी साथ ही साथ इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, जिससे हमारा वाटर का टेम्परेचर, हॉट वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। कूलिंग टावर, कूलिंग टावर होते क्या हैं? कूलिंग टावर लार्ज टाइप की हीट एक्सचेंजर हैं। कूलिंग टावर क्या होते हैं? लार्ज हीट एक्सचेंजर हैं। हीट एक्सचेंजर मतलब हीट का एक्सचेंज करना। ये क्या हुआ, दो फ्लूइड्स ने आपस में हीट को एक्सचेंज किया। एक फ्लूइड था हमारा एयर, और एक फ्लूइड क्या था? वाटर। दोनों ने आपस में एक दूसरे में हीट को एक्सचेंज किया। तो ये कूलिंग टावर ने एक कैसा काम किया? एक हीट एक्सचेंजर की तरह। साथ ही साथ क्या हुआ, हमारा वाटर का जो हार्ड वाटर था उसका टेम्परेचर ये ने क्या किया? रिड्यूस कर दिया। कूलिंग टावर एक क्या है? लार्ज टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, जो हार्ड वाटर के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। हार्ड वाटर आता कहाँ है? प्लांट से सर्कुलेशन में चलता है, रिसर्कुलेट होकर आता रहता है कूलिंग वाटर हमारा। कि प्लांट को हम जो पानी भेजते हैं उसको बोलते हैं सप्लाई, और जो कूलिंग टावर में वापस आता है उसको बोलते हैं रिटर्न। जो हमने दिया पानी सप्लाई, जो उधर से प्लांट से आया वापस, उसको बोलते हैं रिटर्न वाटर। तो इस प्रकार कूलिंग टावर एक लार्ज टाइप हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करता है। एक डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, ये आप हमेशा याद रखिए, कूलिंग टावर कैसा होता है? एक डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। कैसा हीट एक्सचेंजर है ये? डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर है। कूलिंग टावर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एक मैकेनिकल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट, बस फ़र्क इतना होता है, देखिए नेचुरल ड्राफ्ट मतलब इसमें नेचुरल ईयर, इसमें कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट ऐड नहीं करते, इसमें नेचुरल ईयर के थ्रू कूलिंग होती है। किसके द्वारा कूलिंग होती है? नेचुरल ईयर के द्वारा। नेचुरल ईयर। बट मैकेनिकल ड्राफ्ट में क्या होगा, हम एक्स्ट्रा फैंस प्रोवाइड कर देंगे। फैंस कौन से हो सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल हो सकते हैं, प्रोपेलर टाइप हो सकते हैं, फैंस का यूज़ कर लेते हैं। बस इतना ये फ़र्क रहता है, जिससे हमारी इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। थर्मल प्लांट्स में हम देखते हैं मोस्टली नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं। वो कम से नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट में यूज होते हैं। ये कंक्रीट से बने रहते हैं। किससे बने रहते हैं? कंक्रीट से
और कैसे होते हैं, बहुत ही लंबे स्ट्रक्चर्स में आपको दिखेंगे ये। कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, इनकी इफिशियंसी थोड़ा अच्छा होती है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स की। इन्हें हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स में आप इन्हें देखेंगे जब बीटी करेंगे या अप्रेंटिस करेंगे या जॉब्स करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कूलिंग टावर। कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स का यूज हम ज़्यादा करते हैं, इनकी इफिशियंसी अच्छी होती है क्योंकि फ़ैन क्या करता है, एयर को सक कर लेता है या एयर को फोर्स करेगा, जिससे हीट ट्रांसफ़र रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। हीट ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज हो जाता है। इन फ़ैन के यूज करने से क्या होता है, इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र रेट, हीट ट्रांसफ़र रेट। इससे क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज हो जाएगी। कूलिंग टावर के टाइप्स आपको बताए हैं अभी कि नेचुरल ड्राफ्ट, नेचुरल एयर का यूज होता है, मैकेनिकल ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट हो सकते हैं और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट हो सकते हैं। फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है, जो फैन होता है वो एयर को पुश करता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या हो में फैन एयर को सक करता है। अगर हम एयर फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो दो तीन टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे क्रॉस फ्लो, काउंटर फ्लो या को करंट, यानी एयर और वाटर की डायरेक्शन सेम हो जाएं तब हमारा को करंट हो जाएगा। काउंटर में जस्ट जैसे आप समझें, को करंट में कैसे होगा, जैसे अगर एयर ऐसे जा रही है तो पानी भी ऐसे जाए, साथ ही साथ, या एयर ऐसे जा रही है तो पानी भी ऐसे ही जाए साथ ही साथ। काउंटर फ्लो में क्या होगा, एयर ऐसे जाएगी, वाटर ऐसे आएगा। इन क्रॉस फ्लो में क्या होता है, वाटर ऐसे आता है और एयर ऐसे, और इधर से ऐसे भी जाती है। ये क्रॉस फ्लो में रहता है। एयर फ्लो के डायरेक्शन आपको हमने बता दिए, तीन टाइप्स के होते हैं, क्रॉस फ्लो, काउंटर फ्लो और एयर फ्लो, और को को करंट फ्लो। जैसे इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्रॉस फ्लो टाइप का है। इसमें देखिए एयर यहाँ से भी देखिए लोअर्स के थ्रू जा रही है, यहाँ से भी लोअर्स के थ्रू जा रही है। अब पानी हमारा कैसा आता है, इस हॉट बेसिन के थ्रू ऊपर से, तो ये देखिए परपेंडिकुलर रहता है। अब कूलिंग टावर्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं उनको हम समझ लेते हैं। लोअर्स, ये देखिए लोअर्स, पहले आपको दिखाते भी जाते हैं साथ ही साथ। लोअर्स, ये देखिए साथ ही साथ समझते हैं लोअर्स क्या है। देखिए ये लोअर्स, ये लोअर्स यहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं, ये देखिए लगे रहते हैं। लोअर्स अलाउइंग एयर टू इंटर द टावर, लोअर्स का काम क्या रहता है, एयर को टावर में इंटर करना। लोअर्स इक्वलाइज द एयर फ्लो इनटू द फिल्स, और साथ ही साथ फिल्स में इक्वल मात्रा में एयर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना। लोअर्स का क्या काम है, एयर को इंटर कराना, और जो एयर जाए वो फिल पे इक्वल अमाउंट में जाए, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से रहे। फिल, फिल हमने बताया पैकिंग मटेरियल होता है एक टाइप का। ये देखिए इस फिल लगी रहती है यहाँ पे पूरे में, पैकिंग मटेरियल टाइप का रहता है। फिल क्या करते हैं, हमारा प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया,
फिल का काम क्या रहता है? प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफ़र। जैसे पैकिंग का क्या काम होता है? पैकिंग हमें लार्ज सरफेस एरिया देते हैं जिससे हीट का एक्सचेंज अच्छे से होता है। वही फिल का काम है, प्रोवाइड से लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट एक्सचेंज, जिससे हीट अच्छे से एक्सचेंज हो, एयर और वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अच्छे से कांटेक्ट में आए, अच्छे से हीट एक्सचेंज हो और हमारा हार्ड वाटर का टेम्परेचर जितना मैक्सिमम कम हो सकता है उतना कम हो। दो टाइप की फिल्म रहती है, एक स्प्लेश टाइप और एक फिल्म टाइप। स्प्लेश टाइप में जो हार्ड वाटर होती है उसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, बट फिल्म वाइज में एक फिल्म की टाइप से बन जाती हैं। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का क्या काम रहता है? हमने आपको बताया कि जब हमारा वाटर इवेपोरेट्स होगा तो हो सकता है वाटर के पार्टिकल्स भी अपने साथ एयर ले जाए, क्योंकि हमारा हार्ड वाटर कैसे ठंडा हो रहा है? हार्ड वाटर हमारा एयर के द्वारा ठंडा होता है और इवेपोरेटिव कूलिंग के द्वारा ठंडा होता है। तो अगर एयर बहुत तेज़ी से जा रही है तो हो सकता है कुछ अपने साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी ले जाए, जो कि टावर के टॉप से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करते हैं? कैप्चर द वाटर ड्रॉपलेट्स कैरीड बाय द एग्जिटिंग एयर। जो एयर बाहर वाटर की ड्रॉपलेट्स ले जा रही है उनको कैप्चर करेगा ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, उनको बाहर नहीं जाने देगा, जिससे हमारा वाटर का लॉस कम से कम हो। अगर हमारा वाटर का लॉस कम से कम होगा, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करता है? कैप्चर द वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स को पकड़ता है, यानी उसको बाहर नहीं जाने देता है। एग्जिटिंग ईयर, जो ईयर बाहर जा रही है, फैन जो सक करके बाहर निकाल रहा है, उस ईयर में वाटर की ड्रॉपलेट्स नहीं जाएंगी, तो हमारा वाटर का लॉस कम होगा। वाटर का लॉस कम होने से हमें मेकअप वाटर कम देना पड़ेगा, अर्थात मिनिमाइज द वाटर लॉस, और वाटर का लॉस कम होगा। फैंस। फैंस आपको दिखाया था, देखिए फैंस और ड्रिफ्ट एलिमिनेटर कहाँ लगे होते हैं। फिगर से आप देख सकते हैं, देखिए फैंस टॉप पर लगा होता है, जो ये स्पेस खाली स्पेस होता है प्लेनम एरिया, इससे एयर को और वाटर जो इवेपरेट्स होता है उसको सक करके बाहर निकालता रहता है। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर देखिए ये लगे रहते हैं। फैन क्या करता है? पुलिंग एयर या पुशिंग एयर। एयर का फैंस क्या होते हैं? फोर्स ड्राफ्ट में जैसे हमने आपको बताया, ये एयर को पुश करेंगे कि जिससे एयर बहुत जल्दी जल्दी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो, निकलती जाए, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम निकलेगा तो हमारा वाटर ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से हीट एक्सचेंज करके ठंडा होगा। इंड्यूस्ड में क्या होता है? फैंस एयर को सक करते हैं, तो जल्द जल्द बहुत अच्छे से सक करेंगे। लार्ज जितना ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम सक करेंगे उतना हॉट वाटर हमारा जल्दी ठंडा होगा और उतना कम टेम्परेचर उसका मिलेगा। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो हार्ड वाटर है, जैसे प्लांट से जो रिटर्न होकर आया है, प्लांट में हमने कोल्ड वाटर दिया था सप्लाई में, रिटर्न होके वो हार्ड वाटर आया। अब हार्ड वाटर को जब हम ऊपर से डैक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना रहेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो नोजल्स के थ्रू होगा। नोजल्स स्प्रे हॉट वाटर evenly ओवर द फिल। नोजल्स का क्या काम रहता है? नोजल्स क्या करेंगे? वाटर को स्प्रे करके फिल्स पर पूरा फैला देंगी अच्छे से, जिससे फिल्स पर वाटर हमारा डिस्ट्रीब्यूट होकर जाए, कि वाटर जो है पर्टिकुलर पूरे टावर में हीट एक्सचेंज अच्छे से करे। देखिए आप, ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हेडर के थ्रू ये नोजल से यहाँ से भी पानी ऐसे आता है, तो पूरे से पूरा अच्छे से हीट एक्सचेंज पूरे एरिया में इसमें हो।
बाकी फिल का काम है ही, फिल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में भी उन्हें बनाता रहेगा, और स्प्रे टाइप से आएगा तो पूरे में पानी आएगा अच्छे से, पूरा एरिया कवर रहेगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में रहेगा, अच्छे से एयर कांटेक्ट में रहेगा, हीट एक्सचेंज अच्छे से होगा, इवेपोरेशन अच्छे से होगा, तो पानी अच्छे से कूल होगा। हमें हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा कूल हो जाएगा। कोल्ड वाटर वेस्टिंग, अब जो हॉट वाटर को आपने ठंडा किया है, पंप्स के थ्रू आपको भेजना है प्लांट में, कंटिन्यू रनिंग प्लांट होते हैं, अब प्रोसेस हमारी स्टेडी स्टेट में कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो बना रहना चाहिए कांस्टेंट, तो उसके लिए हमें किसी बेसिन में, बड़े से पॉन्ड में कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम जिस वाटर में कोल्ड वाटर को कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड वाटर बेसिन। उसी में हमारा एक पंप लगा रहता है उसी से कनेक्टेड, वही हमारा पानी को सप्लाई कर देता है प्लांट्स में। प्लांट्स में पानी कहाँ कहाँ जाता है? हीट एक्सचेंजर्स में जाता है। कौन कौन से हीट एक्सचेंजर्स में जाता है? जैसे ऑयल वाले, जो ऑयल का टेम्परेचर हमारा कंप्रेसर्स के चल रहे हैं उनका कंप्रेसर्स में आया जा रहा है, उसकी हीट एक्सचेंजर्स में, एयर की हीट एक्सचेंजर्स में, कंडेंसर्स में, कूलर्स में, रिवॉयलर में। अगर रिवॉयलर में भी हमें जो कंडेंस स्टीम हुई है उसको चिल्ड करके कंडेंसेट के रूप में अगर यूज़ करना है, तो अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग यूज रहते हैं कूलिंग वाटर के। कोल्ड वाटर बेसिन आप देख सकते हैं, ये देखिए कोल्ड वाटर यहाँ पे ही तो इकट्ठा होगा, ये कलेक्ट, यहाँ पे ये पानी सब इकट्ठा हो जाएगा। बाद में ये यहाँ पे देखिए पंप लगा रहेगा, यहाँ से पंप प्रॉपर सक्शन मिलता रहेगा, ये स्क्रीन लगी रहेगी, ये फिल्टर मीडियम का काम करती है स्क्रीन। कोल्ड वाटर बेसिन कलेक्ट्स द कोल्ड वाटर एट द बॉटम ऑफ द टावर। कहाँ पे? बॉटम ऑफ द टावर। अब हम समझते हैं कूलिंग टावर के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। हमें इन पॉइंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कूलिंग टावर से रिलेटेड ये क्या चीज़ें होती हैं। जैसे रेंज, सबसे पहले हम समझते हैं रेंज। रेंज क्या होती है? जैसे रेंज होता है हमारा कि जो हॉट वाटर प्लांट से गर्म होके प्लांट से वापस आया वो, और हमने बॉटम में जो जितना पानी ठंडा कर लिया वो, उसका जो डिफरेंस होगा वही रेंज बोला जाता है। यानी हमने जो सप्लाई किया, रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया रिटर्न माइनस रिटर्न टेम्परेचर माइनस सप्लाई। रिटर्न माइनस सप्लाई किया आपने, यहाँ से अब प्लांट के लिए पानी किस टेम्परेचर का दिया हमने? मान लिया 45, पानी दिया 35 डिग्री का। पैंतीस डिग्री सेल्सियस का आपने प्लांट को पानी दिया, ये पानी कौन सा हुआ? सप्लाई। प्लांट ने बट वापस करके आपको कितने डिग्री का दिया? 44 डिग्री का। ये हो गया रिटर्न। आपने प्लांट को यहाँ से कूलिंग टावर से ठंडा करके पानी दिया था 35 डिग्री सेंटीग्रेड का, प्लांट में वो हीट एक्सचेंजर्स में गया और रिसर्कुलेट होकर जब वापस आया तब उसका टेम्परेचर हो गया 44 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात ये 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो रिटर्न वाला टेम्परेचर है हॉट वाटर का टेम्परेचर, माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर मतलब सप्लाई टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड रेंज। यही रेंज होती है। हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर, यानी कूलिंग टावर के जब टॉप पर, जब डिस्ट्रीब्यूटर पे हमारा जो हॉट वाटर आ रहा है उसका इनलेट टेम्परेचर कितना है?
कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर, और हम जो भेज रहे हैं यानी सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से अपने कूलिंग टावर प्लांट से, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका जो डिफरेंस है वही हमारी रेंज होती है। अप्रोच क्या होती है, हम प्लांट में WBT को देखते हैं यानी बेड वाल्व टेम्परेचर को। किसको देखते हैं, WBT को, बेड वाल्व टेम्परेचर। बेड वाल्व जो टेम्परेचर होता है एयर का, वो सप्लाई टेम्परेचर से मोस्टली कम ही रहता है। अगर ये हमारा सप्लाई 35 है तो बेड वाल्व टेम्परेचर हमारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। तो अप्रोच क्या होती है, अप्रोच का मतलब क्या है, हमारा कूलिंग टावर कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। सप्लाई का टेम्परेचर WBT के जितने पास होगा उतना ही हमारा कूलिंग टावर मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है तब हमारा कूलिंग टावर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, यानी उसकी इफ़िशियंसी थोड़ा सा कम है। अप्रोच ये बताता है कि हमारा कूलिंग टावर बेटर इफ़िशियंसी का है या पुअर इफ़िशियंसी का है। अप्रोच बराबर कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस बेड वाल्व टेम्परेचर, यानी जो हमने सप्लाई दिया था प्लांट्स के लिए उसका टेम्परेचर माइनस हम जो WBT जो मीजर करते हैं उसका टेम्परेचर। तो जो सप्लाई टेम्परेचर से या कोल्ड वाटर के टेम्परेचर से जो WBT को माइनस करोगे वही हमारी अप्रोच होगी। ये अप्रोच नॉर्मल में 3 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। स्मॉलर अप्रोच बेटर एफिशिएंसी, हमने आपको बताया ना, अप्रोच मतलब WBT के लिए अप्रोच करना है, यानी कूलिंग टावर हमारा किसके लिए अप्रोच करे, WBT के लिए। किसके लिए कूलिंग टावर हमारा अप्रोच करे, WBT के लिए। WBT किसके, WBT ईयर के, यानी ईयर का जितना WBT है उस टेम्परेचर पर हमारा कूलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर हो जाए। स्मॉलर अप्रोच बेटर एफिशिएंसी, लार्ज अप्रोच पुअर इफिशिएंसी। अगर हमने आपको बताया ये टेम्परेचर का, इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, जैसे 3 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब तो कूलिंग टावर की इफिशियंसी अच्छी है। अगर यही डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये मान लिया 44 था, ये यहाँ पे 40 हो जाए और फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, तो हमारा जो अप्रोच क्या हो गई, बढ़ गई, तो पुअर कूलिंग टावर हो गया। स्मॉलर अप्रोच बेटर एफिशिएंसी, लार्ज अप्रोच पुअर एफिशिएंसी। स्मॉलर और लार्ज का मतलब यही है अप्रोच का, ये टेम्परेचर जो हम अपने यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं वो, और ईयर का बेड वाल्व जो टेम्परेचर है जो हम देख रहे हैं रिकॉर्डर के द्वारा, उसका डिफरेंस कम ही होना चाहिए। अगर कम नहीं है तो हमारी जो इफ़िशियंसी है वो टावर की कम होती जा रही है। अब हम कूलिंग टावर से कितना मैक्सिमम वाटर को चिल्ड कर सकते हैं, हम कूलिंग टावर से मैक्सिमम ईयर के WBT के बराबर ही पानी को कूल कर सकते हैं। बट कोई भी टावर हुआ हमारा या मशीनरी हुई वो 100% एफिशिएंट होती नहीं है, तो ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर सेम होना इम्पॉसिबल रहता है। इसको पॉसिबल बनाने के लिए चाहे हम कूलिंग टावर की हाइट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, पानी को बार बार सर्कुलेट करना पड़ेगा, फ़ैन की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, फ़ैन की एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, तब भी ये इस टेम्परेचर का डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा ही। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर टू विच वाटर कैन बी कूल्ड इज एम्बियंट ईयर WBT। जो एम्बियंट ईयर है उसके WBT के बराबर ही हम मैक्सिमम वाटर को कूल कर सकते हैं कूलिंग टावर के द्वारा। हायर WBT कब हमें मिलेगा, हायर WBT कब हो जाता है, हायर WBT हमारा समर के दिनों में होता है,
क्योंकि समर में जो एयर होती है उसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है, ज़्यादा। या बरसात में क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड हो जाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ, जो एयर होती है उसमें खुद वाटर वेपर बहुत ज़्यादा रहती है। अब उसमें खुद वाटर वेपर जब ज़्यादा है तो हमारा इवेपोरेशन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इवेपोरेशन जब रेट कम हो जाएगा तो हमारी कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा रिटर्न आ रहा उसका टेम्परेचर और जो सप्लाई का टेम्परेचर है वो उसका डिफरेंस कम मिलेगा, हमें रेंज कम मिलेगी देखने को। जब रेंज कम होगी तो हो सकता है अप्रोच जो मिले वो भी हमें ज़्यादा मिले। इसीलिए कूलिंग टावर ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि उस समय एयर में वाटर वेपर भी उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जितनी बरसात में होती है, और टेम्परेचर जो एयर का होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए हीट एक्सचेंजर जो हमारा कूलिंग टावर एक हीट एक्सचेंजर की तरह होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। कूलिंग टावर से पानी बहुत कम टेम्परेचर का हमें मिल जाता है, और अप्रोच जो है वो भी कम ही रहती है। ड्राफ्ट ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है, अभी आपको समझाते हैं ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है, देखिए एक कूलिंग टावर है, पूरी स्ट्रक्चर एक सेल टावर है पूरा। इसके अंदर यहाँ पे जो प्रेशर है वो, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो, इन उन दोनों का जो अंदर का प्रेशर कूलिंग टावर के और आउटर के प्रेशर, इन दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वही हमारा ड्राफ्ट बोला जाता है। ड्राफ्ट बराबर इनर प्रेशर ऑफ कूलिंग टावर माइनस एम्बियंट प्रेशर यानी आउटर प्रेशर। कूलिंग टावर इफेक्टिवनेस कूलिंग टावर इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला रहता है, रेंज इंटू 100 अपॉन अप्रोच प्लस रेंज। आप अप्रोच निकालिए और रेंज निकालिए, इस फार्मूले में डाल दीजिए, आपको कूलिंग टावर की इफेक्टिवनेस का पता चल जाएगा। और रेंज और अप्रोच निकालने के लिए आपको फार्मूला पीछे हमने बता ही दिए। रेंज निकालने के लिए क्या करना है, हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर, यानी हमारा वापस में पानी कितने डिग्री टेम्परेचर का आया और हम अपने यहाँ से कितने डिग्री टेम्परेचर का पानी भेज रहे हैं। उन दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो रेंज है, और जो पानी हमने अपने यहाँ से भेजा है प्लांट्स में उसका टेम्परेचर, और जो हम बेड बल्ब का टेम्परेचर रिकॉर्ड देख रहे हैं थर्मोमीटर से, उसका जो डिफरेंस है वो अप्रोच होती है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम कूलिंग टावर की इफेक्टिवनेस को जान सकते हैं। कूलिंग टावर की कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं, कूलिंग टावर की कैपेसिटी को हम उसकी हीट रिजेक्शन पावर से मैनेज करते हैं कि उसने कितनी हीट को रिजेक्ट किया, कि कितना वाटर ने, कि जो वाटर था उसकी कितनी हीट रिलीज हुई, कितनी हीट निकल गई। तो इसका भी एक सिंपल फार्मूला होता है कि आप मास ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर इनटू रेंज इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, रेंज कितनी है, मास ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर आपको पता ही होगा कि आप कितना पानी ले रहे हैं या किस फ्लो रेट से आप पानी दे रहे हैं। प्लूम प्लूम क्या होता है, प्लूम जो होता है, आपको ये कूलिंग टावर से आपको टॉप से एक वाटर वेपर और जो एयर का मिक्सचर निकलता हुआ दिखता है वही प्लूम होता है। प्लूम द इफ्लुएंट मिक्सचर ऑफ हीटेड एयर, जो आपको एयर निकलती दिख रही है और उसके साथ साथ क्या है, वाटर वेपर। कहाँ से, एग्जिट फ्रॉम द टॉप, जो टॉप से निकलती है उसको हम प्लूम बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड में प्लूम भी नाम बोला जाता है। WBT और DBT,
यानी बेड वाल्व टेम्परेचर और ड्राई वाल्व टेम्परेचर को हम प्लांट में मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए एक साइक्रोमीटर होता है जिसका नाम क्या होता है, स्लिंग साइक्रोमीटर मेजर द WBT एंड DBT। कूलिंग टावर हमारा किसका बना रहता है, पहले वुड का बनता था, वुडन मटेरियल का। अब कूलिंग टावर मोस्ट जो मैकेनिकल वाले होते हैं, वो मैकेनिकल वाले इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वो मोस्टली फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है वुड के कंपेयरिंग में। इनको FRP मटेरियल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वैसे इसका पूरा जो नाम है वो है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। इस प्लास्टिक जो होती है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, इसकी कई प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसकी स्केलिंग रेजिस्टेंस या कोरिजन रेजिस्टेंस है या माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो कम होती है कुछ वुड के कंपेयरिंग में। जो टॉप पर फैन लगा रहता है उसका हम एंगल मेंटेन करते हैं, वो एंगल उसका एंगल 12 डिग्री से 14 डिग्री तक होता है। ब्लेड का जो एंगल, जो फ़ैन के ब्लेड होते हैं उसको एंगल की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो फ़ैन चल रहा होता है उसका ब्लेड के जो एंगल होते हैं वो 12 से 14 के बीच हम मेंटेन रखते हैं। उन एंगल को हम ठंड विंटर सीजन में और समर सीजन में चेंज कराते रहते हैं, क्योंकि हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। इवेपोरेशन रेट, इवेपोरेशन रेट क्या होता है? इवेपोरेशन रेट आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया जो कूलिंग टावर है वो इवेपोरेटिव कूलिंग के द्वारा ही वाटर को ठंडा करता है। तो जब इवेपोरेशन हो रहा है, हमारा इवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है, तो हमारा वाटर का लॉस होगा। वाटर कितना लॉस हो रहा है उसका जो कैलकुलेशन है, इवेपोरेशन के द्वारा हमारा कितना वाटर जो लॉस हो रहा है उसका जो कैलकुलेशन है वो हम इवेपोरेशन रेट के थ्रू जानते हैं। वाटर लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर इन द कूलिंग प्रोसेस, कि हमारा कितना वाटर का लॉस हो रहा है किसमें, एटमॉस्फेयर में, किसके द्वारा, इन कूलिंग प्रोसेस के द्वारा, कि हम जो कूलिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमारा एटमॉस्फेयर में कितना वाटर लॉस्ट हो जा रहा है। कंसंट्रेशन रेशियो, आप एक टर्म सुनेंगे कंसंट्रेशन रेशियो। कंसंट्रेशन रेशियो टर्म क्या बताता है, या साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन, COC का मतलब साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। ये बताता है कि हमारा जो पानी है उसमें कंसंट्रेशन कितनी है, या किसी भी आयन की, जैसे क्लोराइड की या आयरन की या कार्बोनेट की, कि कितना कंसंट्रेशन चल रहा है, ये उसको बताता है। मतलब सॉलिड्स कितने हैं, CR मतलब कंसंट्रेशन रेशियो। फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन इन द सर्कुलेटिंग वाटर, यानी जो हमारा वाटर सर्कुलेट कर रहा है, यानी प्लांट्स में जा रहा है, प्लांट से वापस टावर में आ रहा है, फिर प्लांट में जा रहा है, वो उसमें किसी आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, क्लोराइड की या आयरन की, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सेम आयन इन द मेकअप वाटर। हमने आपको बताया था कि वाटर का लॉस भी होता है, इवेपोरेशन लॉस होता है, ड्रिफ्ट लॉस के थ्रू होता है, साथ ही साथ हमारा कूलिंग टावर में IBD देते हैं, इंटरमीडिएट ब्लो डाउन देते हैं, कंटिन्यूस ब्लो डाउन देते हैं, बैकवॉश करते हैं हम SSF का, फिल्टर्स का। तो हमारे वाटर का भी तो लॉस हो रहा है, तो वो वाटर का लॉस कहाँ से पूरा करेंगे, मेकअप वाटर के थ्रू। तो मेकअप वाटर में उस क्लोराइड या आयरन के आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, और हम जो सर्कुलेट कर रहे हैं पानी कंटिन्यू प्लांट से जा रहा है और आ रहा है, और उसमें कितनी कंसंट्रेशन है। उन केमिकल डोजिंग, आप वहाँ पे कूलिंग टावर में कई टाइप्स की केमिकल डोजिंग देखेंगे कि जगह जगह पे हो रही है। कहीं पे स्केल, इनहिबिटर्स की डोजिंग हो रही होगी,
कहीं पर कोलिजन रोकने के लिए कोलिजन इन्वर्टर्स की डोजिंग हो रही होगी, कहीं पर बायोडिस्पर्सेंट की डोजिंग हो रही होगी, कहीं पर बायोसाइड्स की डोजिंग हो रही होगी। इन सब की डोजिंग क्यों करते हैं? मतलब इसलिए करते हैं कि जिससे स्केलिंग ना हो, कोरिजन ना हो, बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ ना बढ़े। क्योंकि होता क्या है, सॉलिड्स की जब वाटर इवेपोरेट्स होता है तो सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो रिमेनिंग वाटर में बढ़ती जाती है। क्योंकि वाटर जो उसमें प्रेजेंट मिनरल्स है रिमेनिंग वाटर में, वो थोड़ा ना इवेपोरेट होकर बाहर निकलेंगे, तो वो तो पानी में अमाउंट में उनकी धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी ना मेकअप वाटर के थ्रू। और सर्कुलेट होके प्लांट से आ रहा है तो सर्कुलेशन के दौरान हीट एक्सचेंजर्स में जा रहा है, तो मेटल से भी रिएक्ट करके आ रहा है, तब भी हो सकता है हमारा सॉलिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही हो। H2SO4, H2SO4 का यूज़ हम pH को मेंटेन करने के लिए करते हैं। नॉर्मल हम 7.2 के आसपास pH को मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारा ना पानी ज़्यादा एल्कली रहे ना ज़्यादा पानी हमारा एसिडिक हो। pH हमारी मेंटेन रहनी चाहिए, 7.2 से 7.4 के अप्रॉक्स मेंटेन रहनी चाहिए। क्लोरीन गैस, क्लोरीन का क्या काम रहता है? क्लोरीन जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है, बैक्टीरियाज को किल करती है। कूलिंग टावर में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कूलिंग होती है वो इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, कि वाटर इसमें इवेपोरेट करता है। वाटर इवेपोरेट करता है तो वो क्या करता है, अब जब वाटर इवेपोरेट करेगा तो उसको लिक्विड से वेपर में चेंज होने के जाने के लिए, फेज चेंज करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी कौन सी रहती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो एनर्जी वो कहाँ से लेगा? इंटरनली एनर्जी ले लेगा। इंटरनली एनर्जी मतलब रिमेनिंग वाटर जो रहेगा उससे एनर्जी लेके खुद अपने टेम्परेचर को कम कर लेगा। अब बाकी ईयर से तो हीट का एक्सचेंज करता ही है, तो वाटर का टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाता है। नॉर्मल में सब हमारी जो रेंज रहती है, मतलब हॉट वाटर जो कूलिंग टावर में इन करता आके है टॉप से वो, और जो कूल वाटर नीचे से जो जाता है वो, उसका जो रेंज का डिफरेंस रहता है वो 8 के आसपास रहता है, 8 to 9 रेंज। इतनी ही रेंज 8 to 9 के अप्रॉक्स ही रहती है। क्योंकि 100, अगर हमारा कूलिंग टावर 10 रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है तो हमें जो रेंज की प्राप्ति होगी वो 8 से 9 के बीच ही होगी। अप्रोच अगर 3 to 5 दिया गया है तो हमें हो सकता है अप्रोच 4 और 5 के आसपास मिले। नेचुरल वाले जो कूलिंग टावर्स होते हैं वो आपको थर्मल प्लांट्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें हमें लार्ज फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि जो मैकेनिकल होते हैं वो फर्टिलाइज़र प्लांट या आईओसीएल प्लांट्स या गैसियस प्लांट्स और सकते हैं। इनमें क्या रहता है कि अगर जैसे हमें फर्टिलाइजर्स प्लांट्स में अगर जैसे हमें ज़्यादा फ्लो की आवश्यकता है, जैसे हमें 18,000 या 20,000 मीटर क्यूब फ्लो चाहिए और एक सेल से हमें फ्लो मिल रहा है 7,000 8,000 का, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा देते हैं। अगर हम हो सकता है 5 सेल 6 सेल 7 सेल 8 सेल, कई आपको देख कूलिंग टावर देखेंगे तो कई एक साथ आपको सीरीज में कई सारे टावर्स मिल सकते हैं लगे हुए। वो लगाने का यही पर्पस रहता है कि सीरीज में कई सारे 6 7 8 9 10 11 12 की हमें फ़्लो की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और हमें टेम्परेचर भी बहुत मिनिमम चाहिए कि जितना कम रहे टेम्परेचर उतना हमारा प्लांट अच्छे से स्मूथली रन कर सके, एनर्जी कम यूज हो। थैंक यू।